हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों की पूरी केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो मेनली इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी केमिस्ट्रीज है, मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं। और ऐसे केमिस्ट्री एक और पोर्शन में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करिए पूरी केमिस्ट्री को, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल के अंदर ही आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर आपको कहाँ मिलेंगे? फिजिकल के अंदर। ऑर्गेनिक के अंदर आप लोगों को मिलेगा हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। फिर मिलेगा आपको एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक, तीसरे नंबर पे मिलेगा आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद मिलेगा आपको एमीन, फिर मिलेगा आपको बायोमोलिक्यूल्स। टोटल 5 यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर इनऑर्गेनिक में आपको मिल जाएगा यहीं से देखेंगे सबसे पहले नंबर पे तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, और फिर मिलेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक, ये आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक के अंदर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, और भी चैप्टर है, लेकिन मेन अभी फ़िलहाल के लिए आप 2 चैप्टर रखेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर भी फ़िलहाल में आप ये 5 चैप्टर समझ के चलिए मेन है। ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल के अंदर ये 3 चैप्टर मेन है। क्लियर? अब मेनली करना क्या है, हम लोग को बारी बारी पढ़ना है। तो इसमें आप लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ चुके हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको भी हम पढ़ ही रहे हैं, दैट मीन्स इसको भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम इनऑर्गेनिक को भी इधर से स्टार्ट करते हुए लेके चलते हैं, और हम सबसे पहले पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर होगा वो क्या होगा? नया चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। ऐसा प्रयास किया जाएगा कि 3 दिन इसको पढ़ा जाए, 3 दिन इसको पढ़ा जाए, ताकि दोनों एक साथ चलते रहे और चीज़ें आसानी से कवर होती रहे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप लोगों ने 11th के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी है। नहीं पढ़ा होगा तो सबसे ईजी है, बिकॉज पढ़े होंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इसलिए बिना कन्फ्यूज़न के आप चल रहे होंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? मेनली आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूरे केमिस्ट्री के अंदर कुछ और नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ इन एलिमेंट्स का राज चलता है। टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हैं, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया जो है इन्हीं 118 एलिमेंट से ही बनी है। ठीक है, और केमिस्ट्री एक्चुअल में इन्हीं 118 तत्वों को डील कर रहा होता है। अब ये जो 118 तत्व हैं, इनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक जगह पे रखा जाता है, जिसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल मतलब एक प्रकार का टेबल है जहाँ पे इन 118 एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा गया, ताकि हम इनके बारे में आसानी से ईजिली क्या कर सकें? प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर सकें। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या बनाया गया है? पीरियोडिक टेबल। अब उस पीरियोडिक टेबल के अंदर चूंकि मैंने बोला ना कि ऑर्गेनाइज फॉर्म का मतलब क्या होता है? सीधा मतलब कि इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि हम एक बार देखें तो चीज़ों को हम आसानी से क्लियरली समझ पाएँ।
समझ पा रहे हैं? जब हम किसी चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में कर रहे होते हैं, जैसे आप घर पे रह रहे हैं तो आप अपने घर पे चीज़ों को, मतलब आपके घर का कमरा जो है, मतलब मेनली आपका जो रूम है, अगर वो सही तरीके से व्यवस्थित है, समझ रहे हैं, तो फिर किसी भी चीज़ को अगर आप, मतलब आप अपने कमरे से मतलब किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो आप आसानी से उसको पा सकते हैं, अगर आपका कमरा क्या है, व्यवस्थित फॉर्म में। और उसके अलावा अगर मान लीजिए व्यवस्थित नहीं है तो फिर आप अपनी चीज़ आज कहाँ रखेंगे, दूसरे दिन कहाँ मिलेगी, पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ऑर्गेनाइज करने से क्या होता है, चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ठीक है, यही काम पीरियोडिक टेबल के अंदर किया गया इन एलिमेंट्स के साथ। इन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म में पीरियोडिक टेबल के अंदर रख दिया गया और पीरियोडिक टेबल के अंदर एक व्यवस्थित तरीका बनाया गया है, मतलब सीधा सीधा बोला जाए एक सिस्टमैटिक वे रखा गया है। और उन सिस्टमैटिक वे के अंदर चूँकि हमको ईजी करना है, तो अगर आप किसी चीज़ को ईजी करना चाहते हो तो डिवाइड कर लो, है ना। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल के अंदर इन एक 118 एलिमेंट को टोटल 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, S, P, D एंड F। एक्चुअल में अपने मर्जी से नहीं किया गया है। एटम के अंदर सेल पाए जाते हैं, सेल के अंदर सब सेल पाए जाते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये कहानियाँ हैं, अभी उसको भी हम समझेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ रही है तो फिर कहाँ जाए 11 पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, हमको पूरा पता है। S, P, D, F 4 ब्लॉक है, ठीक है। तो इन 4 ब्लॉक के अंदर ही इन पूरे 118 को डाला गया है, ठीक है। अब इसको भी देखिए, मैंने बोला ना जस्ट 118 है, बहुत ज़्यादा है। इनको हमें इजीली क्या करना है, अगर पढ़ना है तो पहले डिवाइड करते हैं। तो पहले डिवाइड कर दिया इन 4 में, ठीक है। फिर और इजी पढ़ना है तो मतलब इन चारों में भी केवल 118 आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर भी डिवीज़न डाला, समझ में आ रहा है। एस को भी डिवाइड किया टोटल 2 पार्ट में, पी को डिवाइड किया 6 पार्ट में, डी को डिवाइड किया 10 पार्ट में और एफ को डिवाइड किया 14 पार्ट में। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग और इजी कर लेंगे इन एलिमेंट्स को, ठीक है। मेनली समझिएगा, इजी करने का सीधा मेथड ही होता है डिवाइड कर लो, है ना। किसी भी नंबर को या किसी भी सिचुएशन को अगर आप चाहते हो कि वो आपके अनुसार चले तो आप क्या करो, उसको पहले ब्रेक डाउन करो, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, आपका कोई अपना कोई गोल होगा, तो उस गोल को आप डायरेक्ट जंप मार के नहीं पकड़ सकते। उस गोल को पकड़ने के लिए सबसे पहले कई छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। दैट मीन्स इस पूरे गोल को क्या करो, आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज वो गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस तरीके से जो सोच रहे हो कि मतलब डायरेक्ट हम पा जाएंगे, मतलब कभी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स टफ हो जाएगा वो, समझ पा रहे हैं। जितना होना चाहिए आसान, उससे भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो वही चीज़ होती है, और मेनली ये चीज़ अंग्रेज़ों से हमने सीखी है, ठीक है। तो बड़े से बड़ी चीज़ को तोड़ी जा सकती है अगर आप डिवाइड कर दो। अब कहानी समझते हैं कि इसमें देखा आप लोगों ने कि 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, हम लोगों ने 4 ब्लॉक के अंदर डाले हुए हैं S, P, D, F, ताकि इजीली हम पढ़ पाएँ। और मेनली डाला गया तो ऐसे नहीं कि कुछ मतलब बिना कुछ सोचे ऐसे डाल दिया गया कि चलो इसको उठा के एस में डाल देते हैं, इसको उठा के पी में डाल देते हैं, नहीं। सेम प्रॉपर्टी वालों को एस में डाला गया, सेम प्रॉपर्टी वालों को पी में, सेम प्रॉपर्टी वाले को डी में, सेम प्रॉपर्टी वाले एफ। दैट मीन्स ये जो आपको 4 नज़र आ रहे हैं, इससे ये नज़र आ रहा है कि एक्चुअल में जो 118 एलिमेंट हैं वो 118 तत्वों के पास 4 अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है ना। अब जिस प्रॉपर्टी को जैसे जिन एलिमेंट्स ने फॉलो किया उनको एक ब्लॉक के अंदर रखा गया, समझ में आ रहा है। अब उसके अंदर भी और डीपली जाएंगे आप तो और डिवाइड करेंगे और प्रॉपर्टीज़ को देख रहे होंगे तो और इजी वे में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। दैट मीन्स जैसे एस ब्लॉक के अंदर हमने सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को रख दिए। अब उसमें भी कुछ ऐसे थे कि जो उनमें से कुछ एक प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, एक सिमिलर प्रॉपर्टी, और कुछ उनसे थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहे थे। मतलब ओवरऑल सब एक ही है, बट उनमें भी क्या है, प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। तो उस भी आप पे हम लोगों ने 2 पार्ट बना दिया। ऐसे पी के अंदर देखा, पी के अंदर 6 बना दिया, डी के अंदर 10 बना दिया और एफ के अंदर 14 बना दिया। समझ में आ रहा है? ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये सब के सब ग्रुप कहलाते हैं। ये क्या है? ग्रुप। और ये क्या है? ब्लॉक, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर इन डी को और एफ को, मतलब डी के अंदर जो एलिमेंट है, मतलब डी के अंदर टोटल ग्रुप कितने 10 और एफ के अंदर टोटल ग्रुप कितने 14। तो इन डी और एफ के एलिमेंट्स को क्या करना है, समझना है, ठीक है। इनके प्रॉपर्टीज़ को समझना है, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं, ये सब हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम करने वाले क्या है इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल को लेके।
सबसे पहले पेरियोडिक टेबल देखेंगे, क्योंकि पेरियोडिक टेबल नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, है ना। सबसे पहले पेरियोडिक टेबल देखिए, फिर पेरियोडिक टेबल देखने के बाद फिर क्या करिए कि उन जिनके बारे में पढ़ना है, डी और एफ के एलिमेंट्स को पढ़ना है, तो सबसे पहले डी के एलिमेंट्स को और एफ के एलिमेंट को देखते हैं। अब इसमें भी देखिए डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, तो सबसे पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़िए। अब एक ही साथ दोनों को लेके चलेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे रख दीजिए, 1 मिनट पॉज करिएगा। चलिए डायरेक्ट पेरियोडिक टेबल में देख लीजिए। देखिए ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपने कभी अपने जीवन में देखा होगा, इस तरीके से एलिमेंट को ऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो यही है पेरियोडिक टेबल। देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा है पेरियोडिक टेबल, इसी को बोलते हैं हम लोग पेरियोडिक टेबल। ये जो सब आपको नाम जो नज़र आ रहे हैं, ये जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं, सब के सब क्या यही एलिमेंट है, इन्हीं पे पूरी केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है। इनको हटा देंगे तो केमिस्ट्री चल भी नहीं करेगी। तो अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये पेरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। फिर जस्ट सेकेंड के बाद तीसरे नंबर से, तीसरे से लेके 12वें तक देखेंगे ध्यान से, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और देखिए बड़ा अच्छा नाम भी इसका दिया गया, ट्रांजिशन मेटल। क्यों इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, इसको भी हमको समझना है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हो सकती हैं अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, आंखें खुली रखिएगा और कान एकदम साफ रखिएगा, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। ठीक, अब अगले नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे जस्ट 12 के बाद 13वें से लेके 18वें तक ये क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक। अब आप कहेंगे कि ये तो खत्म हो गया पेरियोडिक टेबल, एफ ब्लॉक का मिला ही नहीं। तो देखिए एफ ब्लॉक को नीचे रखा गया है, ये देखिए ये है एफ ब्लॉक का एलिमेंट, ये पूरे के पूरे क्या हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। क्लियर है। तो पहले आप अच्छे से इसको देख लीजिए, क्योंकि इसी पे आपको काम करना है। मेनली इनको भूल जाइए, इनको भी भूल जाइए, इनको मत भूलिएगा, ठीक है। इनके नाम को याद भी होगा, आपको नहीं याद है तो भी टेंशन ना लीजिए, वो भी याद कर लिया जाएगा अभी 2 मिनट में, ठीक है। तो हमको मेनली इनके बारे में पढ़ना है और ये जो निचवा है इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले अपने हाथों से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो तो पेरियोडिक टेबल पे था, अब उस चीज़ को हम अपने कॉपी पे रखेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेनली करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसा कि आप लोगों ने पेरियोडिक टेबल देखा है तो सबसे पहले उस तरीके से बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। लाइन खींचिए बस, उसके अलावा कुछ मत करिए। यहाँ पे 2 ऐसे कर लीजिए, फिर यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करके इधर लाइए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ठीक है। रैंडम यहाँ पे खूबसूरत बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस रैंडमली आप बनाइए। मेनली याद क्या रखना है ये ध्यान देंगे। देखिए इस वाले के अंदर सबसे पहले टोटल 7 होंगे, तो 1, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 3 पे ही आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे यहाँ पे भी चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूँ, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, मेरे कहने पे। और ऐसे ही आप यहाँ पे लेके आइएगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक। तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एकदम बराबर 6 लाइन आपको खींच देनी है ऐसे, ठीक है। ऐसे इधर भी 1 2 3, इधर तो पहले ही सब चल रहा है हमको लग रहा है, 1 2 3 हो चुका है, तो ये चौथे से यहाँ पे बढ़ा दीजिए पूरा एकदम, 5वें से पूरा अंत तक, 6वें से भी पूरा अंत तक। क्लियर, ये कर लिया आप लोगों ने। देखिए पहले ध्यान देंगे इधर का इधर और इधर का और इधर में फ़र्क पहले समझिए। मतलब इधर जब आप ड्रॉ करेंगे तो 2 केवल कॉलम डालेंगे, मतलब 2 ही लाइन ऐसी होनी चाहिए, है ना। 2 घर बनाइए और एक घर, पहला घर जो है ऊंचा होना चाहिए, एक को छोड़ देना है। टोटल नंबर कितने रखने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने होने चाहिए, 7। ये बात याद रखिएगा। सबसे पहला वाले का मतलब पहले पीरियड का जो पहला नंबर होगा वही हमेशा ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे पहले का शुरू वाला और पहले का लास्ट वाला केवल क्या होगा, सबसे ऊपर होगा। उसके बाद सब के सब क्या होंगे, नीचे। अब ध्यान से देखेंगे तो केवल एक ही घर, मतलब शुरुआती घर जो है वो ऊंचा है और जो सबसे लास्ट वाला घर है वो ऊंचा है, ठीक है।
और इस कंडीशन में आप देख पाएंगे तो पहले के अंदर अगर मैं ऐसे कॉलम कॉलम पकड़ूं, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग रो, इसको क्या बोलते हैं रो, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम है, तो देखेंगे सबसे पहला कॉलम और सबसे आखिरी कॉलम, लास्ट वाला कॉलम, वही केवल और केवल कितने का है, 7 घरों का है ना। क्लियर है। ये सब की सब बिल्डिंग्स हैं, फ्लोर हैं पूरे के पूरे, तो पहला वाला और लास्ट वाला इन्हीं में केवल 7 फ्लोर है। क्लियर। बाकी सब में जैसे पहले के जस्ट बगल वाले सेकेंड वाले में देखेंगे तो 6 फ्लोर है, ठीक है। इधर दूसरे के जस्ट बगल वाले में देखेंगे तो इसमें भी कितने फ्लोर आपको मिलेंगे, 6 ही फ्लोर मिलेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 6। क्लियर है। किसमें ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7, इसमें ज़्यादा हो गया, इसको हटा देते हैं, वैसे भी हमारा ये वाला ठीक नहीं लग रहा था, अभी ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब सही है पूरा का पूरा घर, ठीक, अब एकदम बराबर पे चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान क्या देंगे कि ये जो शुरुआत के दो हैं, ये कौन है, एस ब्लॉक वाले, इनको नहीं पढ़ना है। फिर ऐसे लास्ट में ध्यान देंगे, इधर के जो दिख रहे हैं कॉलम पूरे के पूरे, ये भी इनको नाम दिया जाता है पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। तो शुरुआत के दो कॉलम कौन है, एस ब्लॉक है, और लास्ट के देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कॉलम, 6 कॉलम, क्या है पी ब्लॉक के एलिमेंट है। क्लियर है। अब मेनली सबसे पहली बात आती है कि सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो थर्ड वाला भी होगा, बिल्कुल। अब यहाँ से थर्ड स्टार्ट होगा, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे एक और डालेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे ये पे कितना हो जाएगा, तीसरा, ये चौथा कॉलम, 5वां कॉलम, 6ठा कॉलम, 7वां कॉलम, 8वां कॉलम, 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक है। तो 3 से लेके 12। अब ये जो सबसे बीचों बीच चल रहे हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, मतलब ये देखिएगा ये पूरा पी ब्लॉक है, ये पूरा एस ब्लॉक है, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो 3 से लेके 12 तक है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। इन्हीं को तो पढ़ना है, समझ में आ रहा है। जितना हो सकता है इनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर। अब देखिए 12 पे खत्म हो गया तो ये कौन होगा, 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां, ठीक है। इन टोटल कितने कॉलम हैं, 18 कॉलम, और इन 18 कॉलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप। एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल 18 कॉलम यानी 18 ग्रुप, ठीक है। फिर से समझिए पूरा एक ब्लॉक है। जैसे आप जाएंगे ना तो मतलब बड़े बड़े शहरों के अंदर कॉलोनी होती हैं, उन कॉलोनी के का जो मतलब जैसे कॉलोनी होती है ना तो उसके अंदर बहुत सारे घर होते हैं, समझ पा रहे हैं। तो उन घरों को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और पूरी कॉलोनी या पूरा मतलब एक जो कस्बा होता है उसको ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये वाला ये ब्लॉक है, ये वाला बी ब्लॉक है, समझ पा रहे हैं, आया ना। मेनली आप लोग देखे होंगे एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, समझ पा रहे हैं। तो वहाँ पे पूरी बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग ऐसे डिवाइड किया गया है, समझ में आ रहा है। सेम कहानी चल रही होती है उसमें भी, ठीक है। अब ए विंग के अंदर देखेंगे तो कई सारे फ्लैट हैं, फ्लैट मतलब कई सारे बिल्डिंगें हैं। बी विंग के अंदर भी कई सारे हैं, सी विंग के अंदर भी कई सारे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चल रहा होता है कहानी, ठीक। सी विंग में कौन रहता है, जानते हैं आप लोग कौन रहता है, चलिए पता करिएगा। वैसे पोपटलाल रहता है और अय्यर रहता है, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट साइड में रखिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट साइड में रखिए। पहले पी ब्लॉक को भी दिमाग में रख लीजिएगा, ऐसा मत कि भूल जाइएगा, ठीक है। 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक ग्रुप किसका है, पी का है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो हम लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, दिक्कत हो जाता है। तो एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, पहला और दूसरा, ठीक है ना, यानी 1 से लेके 2 तक। पी ब्लॉक के लिए पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक। डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक, ठीक है। बहुत बेसिक जानकारी। अब आपके मन में चल रहा होगा सर एफ ब्लॉक आपने बनाया ही नहीं, है ना। चलिए एफ ब्लॉक की भी बात कर लेते हैं। अच्छा,
ये तो हो गया ग्रुप की बात, ब्लॉक की बात। अब थोड़ा सा ये जो लाइन से लिखा हुआ है जिसको हम लोग रो बोल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कॉलम को ग्रुप बोला जाता है, ठीक है, वैसे ही जो रो है उस रो को पीरियड बोला जाता है, ठीक है। अब पीरियड यहाँ पे टोटल कितने हैं, जैसे ग्रुप टोटल 18 होते हैं और पीरियड यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, 7। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो 7, ठीक है। अब जो इस इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पहले कॉलम के पास यानी पहले ग्रुप में टोटल 7 पीरियड होते हैं, और ऐसे ही 18वें ग्रुप के अंदर टोटल 7 पीरियड होते हैं। ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। टोटल 7 पीरियड कहाँ पे होंगे, टोटल 7 पीरियड एक तो पहले में होंगे और दूसरा 18वें में होंगे, ठीक है। और बाकी रिमेन में 6 पीरियड होंगे, है ना। अब 6 पीरियड किसके किसके में होंगे, मेनली दूसरे में होंगे और फिर 13 से लेके 17 तक, है ना। इसमें कितने पीरियड होंगे, 6। और बाकी में, ये तो पहला हो गया, रिमेन में दूसरे में 4 पीरियड होंगे केवल। और 4 पीरियड वाला कौन सा है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जितने हैं 3 से लेके 12 तक, सॉरी लास्ट को हमने पहले कर दिया, पहले को लास्ट में कर देना चाहिए था। 12 से लेके 3 से लेके 12, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा होगा, अदरवाइज 360 डिग्री घूम सकता है मेरा कैमरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा दूसरे के अंदर आप हमेशा याद रखेंगे, मतलब दूसरी पॉइंट कि 4 ही पीरियड होते हैं। 4 पीरियड वाला कौन सा ग्रुप होता है, 3 से लेके 12। 6 पीरियड वाला 2 और कहाँ से लेके 13 से लेके 17 तक। 7 पीरियड केवल और केवल किस ग्रुप में होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट में, ठीक है। क्लियर है, चलिए ये कहानी भी समझ में आ गई। अब डी ब्लॉक की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, चौथे से, हमेशा याद रखिएगा। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, चौथे पीरियड से। तो याद रखेंगे कि डी ब्लॉक स्टार्ट एट 4th पीरियड, ठीक है ना। इसके पहले ये नहीं होता है, इसके पहले देखिए खाली है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। ये देखिए इसकी हाइट कम है लेकिन लंबाई ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। इन लोगों की हाइट ज़्यादा है, लंबाई कम है, यहाँ भी वही स्थिति है, लेकिन इसकी देखिए पूरा लंबा है ना। सबसे ज़्यादा लंबा यही आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लॉक टोटल 14 का है ना, उसके अंदर तो 14 ग्रुप होते हैं, तो वो सबसे लंबा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक के बारे में, बहुत हो गई कहानियाँ। अब स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। तो देखिए डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4th से। और 4th पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं, इस पूरे एलिमेंट को हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं, यानी पूरे एलिमेंट की जो सीरीज होती है वो क्या कहलाती है, 3D सीरीज। 5th पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट की जो सीरीज बनती है उस सीरीज को नाम दिया जाता है 4D सीरीज। समझ में आ रहा है, टेंशन ना लीजिएगा, हम समझ रहे हैं आपके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। छठे पीरियड के अंदर जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको किस नाम से जानते हैं हम लोग, 5D सीरीज, ठीक है, 5D सीरीज। और 7th के जितने भी हैं वो 6D सीरीज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। क्लियर, 3D 4D 5D एंड 6D, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बताइए 3D सीरीज के एलिमेंट कौन से पीरियड में आएंगे, तो आप तुरंत आंसर क्या देंगे, 4th पीरियड के अंदर कौन से किस सीरीज के एलिमेंट आएंगे, 3D। हमेशा याद रखना है पीरियड और सीरीज के बीच में ये डिफरेंस है कि अगर चौथे की बात कर रहे हैं तो 3D, अगर 3D की बात कर रहे हैं तो पीरियड 4। समझ में आ रहा है। ऐसे ही 4D सीरीज की बात हो रही है तो इसका मतलब पीरियड 5। अब आपके मन में चल रहा होगा ऐसा क्यों सर, चौथा पीरियड है लेकिन नाम रखा गया 3D सीरीज। बोलना तो ये चाहिए ना कि 4D सीरीज है क्योंकि चौथे पीरियड के अंदर है, तो ऐसा नहीं होता है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि देखिए ये एलिमेंट है लेकिन उसके पहले ये एटम है। समझ में आ रहा है, इसके पहले ये एटम है। अभी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं, दोनों नहीं कहूँगा, मैं सीधा बात करूँगा। मेनली एटम आप सभी लोग जानते हैं, ये रहा न्यूक्लियस एटम का, इतना हम लोगों ने LKG UKG में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब बनेंगे, ये तो नॉर्मली आप जानते हो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है। तो ये जिनमें घूमता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट,
क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। लेकिन नॉर्मल भाषा में आप सुनेंगे तो इसको कक्षा बोलते हैं, और अच्छे से समझेंगे तो सेल बोलते हैं, है ना। तो ले दे के हम ये बोल रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहा है, सेल में घूम रहा है, ठीक है ना। और उसी सेल का ये जो आप देख रहे हो ये नाम है, ठीक है ना। फिर बाद में इसी को ऑर्बिट के नाम से जाना जाएगा, ठीक। तो थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, अभी थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। बस याद रखिए क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं। अच्छा चलिए यहाँ तक आए गए बता ही देते हैं। मेरी कहानी क्या होता है कि देखिए, एक एटम के चारों ओर क्या बने रहते हैं, सेल। सेल के अंदर जाओगे तो फिर क्या मिलेंगे, सब सेल, और सब सेल के अंदर जाओगे तो ऑर्बिट मिलेंगे। तो मेनली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट के अंदर होते हैं। सीधा सीधा बोला जाए तो सेल उसका बड़ा लेवल है, समझ पा रहे हो। एक एटम है तो एक एटम को एकदम यहाँ से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, सेल। यहाँ ला दिए सब सेल, अब एकदम अंदर चले गए, देखो एक सेल, बहुत सारे सेल ऐसे नजर आएंगे, जैसे ये सब के सब क्या मैंने बनाया, सेल। अब मैं एक को पकड़ूं यानी जूम करूं, समझ पा रहे हो, तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेंगे, सब सेल, ठीक है। उसमें से एक सब सेल को पकड़ूं, उसको जूम करूं तो क्या मिलेगा मुझे, ऑर्बिट। उस ऑर्बिट के अंदर क्या पाया जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। तो ये स्थिति होती है। अब मेनली होता क्या है कि इसके जो ऑर्बिट होते हैं, इन ऑर्बिटों को ही हम लोग बोल रहे हैं एस, पी, डी और एफ। ये क्या है, एस, पी, डी और एफ। सेल का नाम रखा जाता है के, एल, एम, एन, और सब सेल का सब, तो ऑर्बिट का नाम क्या रखा जाएगा। मेनली क्या होता है कि देखिए, जो ऑर्बिट होता है वही सब सेल होता है। मेनली क्या होता है कि जैसे ये बोला जाता है, देखिए फिर से समझिएगा, सबसे ऊपर लेवल के, एल, एम, एन, मैंने एक सेल को पकड़ा के। अब उस के सेल के अंदर जाऊंगा तो वहां पे मुझे कई सारे सब सेल मिलेंगे, जैसे कि 4 सब सेल वहां पे होंगे, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। अब वो एस, पी, डी, एफ के सेल के अंदर जाओगे तो वही ऑर्बिट कहलाएगा। मैंने एस सब सेल के अंदर गया तो वही ऑर्बिट कहलाएगा उसका, ठीक है। तो या तो मैं एस ऑर्बिट में जाऊं या एस सब सेल में जाऊं, मेनली समझना ध्यान से। तो एस सब सेल के अंदर जा रहा हूं तो वहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2, 4, 6 जितना भी होगा। ऐसे ही क्या बोलते हैं, इसके अंदर जाऊँ, किसके अंदर, पी के अंदर जाऊँ तो वहाँ भी मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मेनली इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिट के अंदर होते हैं। समझ में आ रहा, ठीक है। उसी को ए एल लगा देंगे, ऑर्बिटल हो जाएगा, कक्षक बोलते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। ऑर्बिट मतलब कक्षा और ऑर्बिटल मतलब कक्षक, ठीक है। इतना डिफरेंस है, ए एल लगा लीजिएगा भाई, थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, दिक्कत है आज। देखेंगे ध्यान से क्या होगा यहाँ से आगे की कहानी में। मेनली होता क्या है कि जो हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, मेनली देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर ऐसे रखे रहते हैं, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट थे उनके अंदर देखा गया कि जैसे मतलब समझ लीजिए, ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे जो भी आपको नंबर नजर आ रहे हैं ना, इन नंबर के बिहार पे सब सिस्टमैटिक ये व्यवस्थाएं जो हैं एटम से लेके आई गई हैं। मतलब ये जो भी नंबर आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एस के अंदर सिर्फ 2 ब्लॉक रखे गए, ठीक है। डी के अंदर 10 रखे गए, पी के अंदर 6 रखे गए। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस एटम के अंदर की कहानी को देखते हुए। समझ में आ रहा है। ये सब का सब फंक्शन इसको ऑब्जर्व करके बनाया गया है। ये देखा जाता है कि मेनली अगर एस सब सेल है तो उस एस सब सेल के अंदर जब जाऊंगा मैं, तो उस एस ऑर्बिटल के अंदर जब जाऊंगा तो मुझे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके अंदर, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसीलिए ग्रुप भी कितने उसके दिखाई देते हैं, 2। जबकि डी सब सेल के अंदर जाऊंगा तो उसके ऑर्बिटल के अंदर कितने मिलेंगे हमको, टोटल 10। समझ में आ रहा है, डी के अंदर। तो इसलिए टोटल ग्रुप कितने बनाए गए हैं, 10। ये एटम के अंदर की कहानी है, ठीक है। सेल के अंदर सब सेल, मैं फिर से बता दूं, मैं एटम लिया हूँ, सेल पकड़ा हूँ, सेल बहुत सारे हैं, के, एल, एम, एन, उसमें से मैंने के सेल को पकड़ा है, के अंदर मैं गया हूँ तो बहुत सारे सब सेल मिले हैं। उस सब सेल के अंदर मैं जाके बारी बारी क्या चेक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को। तो एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, इसलिए 2 ग्रुप। डी के अंदर कितने आ सकते हैं, 10, तो 10 ग्रुप। और बी के अंदर कितने आएंगे, 6, तो 6 ग्रुप। एफ के अंदर टोटल कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 14, तो 14 ग्रुप। समझ में आ रहा है। तो ग्रुप कैसे बने ये आपको समझ में आ गया, क्यों आखिर इनको नाम दिया गया एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये भी आपको समझ में आ गया क्योंकि उस तरीके की व्यवस्था एटम के अंदर है, ठीक है ना। एटम के सब सेल का नाम ही वही है, तो उस हिसाब से काम चल रहा है। अब कहानी में ये जो नया चीज़ है वो समझिएगा। मेनली होता क्या है कि जैसे हम किसी एटम को पकड़ते हैं तो वो एटम के अंदर जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन फील होंगे, इलेक्ट्रॉन फील होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब फील होते हैं तो उनमें कहानी ऐसे चलती है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फील होता है, एस में। फिर किस में फील होता है, पी में।
फिर किस में, डी में, फिर एफ में। ये व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होगी, ठीक है ना। सबसे पहले एस में, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में, ठीक है। तो मेनली कहानी में ट्विस्ट ये रहता है इस वाले में कि जैसे ये 4th पीरियड के हैं, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, जैसे ये 3rd पीरियड के एलिमेंट हैं इधर एस ब्लॉक के, तो 3rd पीरियड के एलिमेंट होने का मतलब है कि किस सेल में होंगे, तीसरे सेल में होंगे। मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगी, या सीधा सीधा बोला जाए कि यहाँ के जो एलिमेंट होंगे इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे सोडियम आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मैग्नीशियम आएगा ना। यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे सोडियम। तो मान लो ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को पकड़ रहा हूँ मैं। तो मैग्नीशियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल बनेंगे 3। समझ में आ रहा है, ये कहानी समझो। ये जो 7 पीरियड बनाएंगे इसकी भी कहानी है कि एक्चुअल में एक एटम के टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो सकते हैं, 7। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं यहाँ पे, 7। यानी एक एटम अपने चारों ओर कितने सेल बना सकता है, 7। तो 7 बन गए। अब तीसरे पीरियड में होने का मतलब ये है कि इस Na और Mg के जो इलेक्ट्रॉन है टोटल कितने नंबर ऑफ सेल बना रहे हैं, 3 सेल बना रहे हैं, ठीक है। कितने सेल बना रहे हैं, 3 सेल। किस ब्लॉक के अंदर है, एस ब्लॉक के अंदर है। तो इनके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो सबसे अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहाँ रखे जाएंगे, एस ब्लॉक के अंदर। समझ में आ रहा है, मतलब इनका जो नंबर आखिरी सेल है वो कौन सा है, तीसरा। पहला बनाए, जैसे ऐसे समझो, ये है न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस के बाद ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, मतलब 3 सेल बना सकते हैं। अभी मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि हर सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ मतलब सब सेल आते हैं कि नहीं आते हैं, कई सारे सब सेल आते हैं। तो ये तीसरे के अंदर जब जाओगे तो बहुत सारे सब सेल होंगे, SPDF। ये कह रहा नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, वो क्या होगा, S वाला होगा, ठीक है ना। केवल S वाला होगा और उस S के अंदर ही टोटल इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, P और D नहीं होगा, ठीक। इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हम कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से। हर चीज़ कहाँ से चल रही है, यहाँ से। पीरियोडिक टेबल कहाँ से बना है, यहाँ से। इसको डिफाइन किया गया है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक। अब बताइए 4th पीरियड का मतलब क्या होगा। मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं, कोई एटम है या कोई एलिमेंट है, वो 4th पीरियड में है, तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसका मतलब है कि सर वो जो एलिमेंट है जिससे किससे मिलके बना है भैया, एटम से मिलके बना है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज एटम। एलिमेंट कुछ और नहीं है। एटम और एलिमेंट को मैं एक साथ बोलते रहूंगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। एलिमेंट एंड एटम डिफरेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलिमेंट और एटम क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है। चूंकि एटम क्या बोलते हैं, सामने नहीं आ सकता, इसलिए उसने क्या किसको भेजा हुआ है, एलिमेंट को। मेनली आप लोगों ने पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी, तो उसमें आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम जो होता है फ्रीली नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या करता है कि अपनी ग्रुपिंग कर लेता है। एक एटम अकेले नहीं रह सकता तो अपनी ही ग्रुपिंग कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकता, मतलब हाइड्रोजन क्या एक छोटा सा पार्टिकल है, तो वो अकेले नहीं रह सकता, तो उसने बहुत सारे हाइड्रोजन पार्टिकल को अपने पास क्या कर लिया, बुला लिया और कंबाइंड हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट। तो है कौन उसमें, हाइड्रोजन ही तो है, कोई और है नहीं। तो उस एलिमेंट को हम एटम ही बोलेंगे। कोई चेंज मत रखिएगा, कंफ्यूज भी मत होइएगा, ठीक है, कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब मेरे लिए समझिएगा, मैं जो बता रहा था, तो मैं बता क्या रहा था, मैं ये बता रहा था कि भैया यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ये है कि उस एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितने हैं, 4। उन 4 सेल के अंदर, अब जैसे मान लीजिए हमको बोल दिया कि वो मैं अभी किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, और निकालूंगा कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक व्यवस्था बनाई जाती है ताकि हम ये पता कर पाएँ कि कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट द्वारा कितने सेल बनाए जा रहे हैं और उस सेल के अंदर कितने सब सेल हैं, मतलब कौन कौन से सब सेल आ रहे हैं और कौन से सब सेल में उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो उस व्यवस्था को, मतलब ये जानकारी लेने की व्यवस्था को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल में आप यहाँ से समझिए कि मैंने बोला 4थे पीरियड में है, तो इसका मतलब 4 सेल हो गए। अब मान लीजिए अगर वो पी ब्लॉक के अंदर है, तो पी ब्लॉक के अंदर होने का मतलब क्या है, पी ब्लॉक के होने का मतलब है, पी ब्लॉक के में होने का मतलब है कि उसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस ब्लॉक के अंदर पाए जाएंगे, किस सब सेल के अंदर पाए जाएंगे, पी सब सेल। अब मैंने बोला जब पी सब सेल आया है तो इसका मतलब उसके पहले क्या आ चुका होगा, एस, क्योंकि सबसे पहले किस में भरे जाते हैं, एस में, फिर जाके पी में, फिर डी में, ऐसी व्यवस्था बनती है। वहाँ पे एक रूल लगता है, एक नियम लगता है, उस अनुसार भरा जाता है, N+L रूल, ठीक है ना। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की फिल होने की जो टेंडेंसी होती है कि भैया ये इसमें जाएगा, मतलब एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा,
ठीक है। तो कैसे जाते हैं वो, n+l रूल के थ्रू। तो n+l रूल को भी हम सीखेंगे, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप पिछला याद करके आइए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक से पढ़ा जाएगा तभी मजा आएगा, है ना। तो SPDF। अब कहानी चलिए इतना समझ में आ गया, तब कहानी को यहाँ पे समझ लेते हैं क्या कि 3D क्यों बोला गया। तो मेनली ये देखा गया कि इसका सही है भाई, ठीक है ना। अगर मैं चौथे का S देखूं, मतलब चौथे पीरियड का कोई एलिमेंट है S ब्लॉक का, तो इसका मतलब सीधा मतलब है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 4 हैं, उसके अंदर सब सेल कौन सा है, S है। P का अगर चौथा पीरियड का कोई मिल गया तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ 4 सब सेल हैं, सेल के टोटल नंबर 4 हैं, और उसके अंदर जो सब सेल पाया जा रहा है वो S पाया जा रहा है और P पाया जा रहा है, और उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, P में, इसलिए वो क्या है, P ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन D वाले में एक समस्या आई, चौथे ब्लॉक का D ब्लॉक, मतलब चौथे पीरियड का अगर हम D ब्लॉक का एलिमेंट कोई ले रहे हैं तो उसके अंदर जो देखा ये गया कि उसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है, वो एक्चुअल में थर्ड पीरियड के D ब्लॉक में भर रहा है। फिर से चौथे पीरियड में है, चौथे पीरियड में है, लेकिन फिर भी जो उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो क्या बोलते हैं, चौथे पीरियड का मतलब क्या हो गया, 4 सेल, इन चौथे सेल में उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, लेकिन पता ये चला कि नहीं, डी वाले में, डी ऑर्बिटल में उसके जो, मतलब ये चौथे में गया है, चौथे में तो है, इसके टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितने बन रहे हैं, 4। लेकिन जब मैं चौथे में पहुँचा और वहाँ के डी ब्लॉक को देख रहा हूँ तो वहाँ का डी ब्लॉक खाली था। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में वहाँ नहीं इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, भरे गए हैं वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ, तीसरे के डी ब्लॉक में। समझ पा रहे हैं, सेल तो 4 बनाया, S और P भी मौजूद है, फिर से सुनिएगा, S और P भी मौजूद नजर आ रहा है, चौथा सेल भी बना हुआ है, लेकिन D वाला खाली है। एक्चुअल में वो जहाँ D चौथे के D में भरना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहे हैं, तीसरे के D में, और कारण n+l रूल। समझ में आ रहा है, एनर्जी का गैप होता है, एनर्जी के बिहाफ पे कि किस सेल के अंदर कैसी एनर्जी है, किस ऑर्बिटल, मतलब कौन से सब सेल में कैसी एनर्जी है, तो एनर्जी का एक ऑर्डर बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर बनाया जाता है, एक ऑर्डर क्रिएट किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो एक ऑर्डर के गैप के थ्रू चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि अब हम क्या कर देंगे, कूदा के भर देंगे, नहीं, हम बारी बारी भरते जाते हैं। समझ पा रहे हैं, पहले कम वाले में भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा वाले में, 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 और इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे सेल के अंदर सब सेल मौजूद होते हैं। समझ में आया। तो आखिर इसको 3D का नाम क्यों दिया गया, इसका कारण ये है कि चौथे पीरियड में है, 4 सेल बना रहा है, S और P भी मौजूद है, लेकिन इसके चौथे के D में नहीं भर रहे हैं, तीसरे के D में भरते हुए नजर आए। जब हम 5वें में पहुंचे तो 5वें में देखा कि 5वें के अंदर, मतलब है कि 5वें के अंदर है तो इस टोटल 5 सेल बना रहा है, S P मौजूद है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसको 5वें के D में अपने इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, चौथे के D में भर रहा है। समझ पा रहे हैं, कारण एनर्जी का गैप। समझ में आया ना, एक ऑर्डर है, उसको उस ऑर्डर को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसको 3D क्यों बोलते हैं, 4D क्यों बोलते हैं, 5D क्यों बोलते हैं, 6D क्यों बोलते हैं। अभी मैंने ओरली समझाया, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो और पेशेंस रखें, और जिनको समझ में आएगा उनके पास पेशेंस की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, जैसे देखिए हमसे बोलेगा 3D सीरीज के एलिमेंट बताओ, कि भाई पढ़ने वाले हो एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट जान भी ना करो तो फिर मतलब क्या है ना, ऐसे तो होगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बारी बारी क्या, इन सीरीज को भरते हुए। ठीक है, अब मैं ये पूरा का पूरा मिटा दूंगा और मैं डायरेक्ट इसकी बात करूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं मिटाने से पहले चाहता हूँ कि मैंने इतना जो बनाया है इसका थोड़ा सा और यूज कर लिया जाए। यूज क्या करेंगे, हम चाहते नहीं कि S और P को छोड़ा जाए। S और P से हमारा पहले से रिश्ता नाता है, समझ में आ रहा है। अगर S और P नहीं होते तो केमिस्ट्री हमें कभी नहीं समझ में आती, क्योंकि हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं बहुत खतरनाक लोग हैं, ये भी जान लीजिएगा। एक्चुअल में केमिस्ट्री के अंदर जितनी समस्याएं उत्पन्न होती है D और F ही पैदा करते हैं। S और P वाले तो बेचारे बहुत सीधे होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी बॉन्डिंग है उनसे, है ना। क्योंकि हम लोग जब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो S और P ही तो पढ़ते आते हैं, S और P ही ने संभाला हुआ है पूरी केमिस्ट्री को, ताकि हम पढ़ पाएँ। S के एलिमेंट को देखते हैं बेचारे कितने सीधे हैं, है कि नहीं है। P वाले तो रेगुलर मिलते रहते हैं, कैसा नो। तो मेनली S और P से ही चल रही है केमिस्ट्री। D वाले तो अभी देखेंगे पल पल में जितना केमिस्ट्री का रूल होगा तोड़ते रहेंगे, समझ में आ रहा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बनाए हैं तो थोड़ा सा मिल लेते हैं इन लोगों से भी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के अंदर जानते हैं सबसे पहले, मतलब फर्स्ट ग्रुप को अगर हम फिल करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारा सबसे चहेता प्रिय कौन है, हाइड्रोजन,
है ना, हर जगह आता है बेचारा, हर आफत विपत में बेचारा होता है, सबके साथ आ जाता है। हाइड्रोजन, उसके जस्ट नीचे लिथियम, जानते हैं बहुत कम। सोडियम सबसे बेहतर, फिर उसके बाद पोटेशियम, इसको भी सभी लोग जानते हैं, है ना। उसके बाद रुबिडियम, थोड़ा बहुत जानकारी है। सीजियम एंड फ्रांसियम, ये लोग बहुत नीचे रहते हैं इसलिए इनसे थोड़ा सा कम बातचीत होती है, ठीक है। बाकी उसके बाद जो ही आएंगे इधर, इसके बाद आ जाएगा बेरिलियम, ये भी थोड़ा कम मिलता है लेकिन जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मैग्नीशियम, बहुत अच्छा एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पे आता है कैल्शियम, इसको तो मतलब क्या ही बोला जाए, इसका अगर हम तारीफ़ करें तो तारीफ़ भी शर्मा जाएगी, इसके आगे कम है इसके लिए भाई। उसके बाद रुबिडियम क्या बोलते हैं यहाँ पे स्कैंडियम, जानते हैं, इसको भी उतना नहीं जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है बेरियम एंड रेडियम, ठीक है ना। इन सबको आप ध्यान दे देंगे, ठीक है। मेनली इनका अगर आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे अभी बाद में लिखेंगे, पहले एलिमेंट देख लीजिए। तो कौन कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। एस ब्लॉक वाले हैं, अच्छे लोग हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम एंड रेडियम, ये भी क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे गलत तो ही है, हाँ गलत है। ये स्कैंडियम तो बेचारा डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, वही तो समझदार है एक पूरे डी ब्लॉक के अंदर। मतलब जिंक भी है, अच्छा खासा जिंक भी है, ऐसी बात नहीं है। कुछ मिलेंगे डी ब्लॉक में भी अपने परिचित मिलेंगे, ऐसा टेंशन मत लीजिएगा कि को नहीं जानते हैं। अब आते हैं इधर 13 वाले में, पी ब्लॉक में। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, बोरॉन, है ना। ये भी थोड़ा थोड़ा इनका लक्षण लिए रहता है, इसीलिए थोड़ा सा कम मिलते हैं हम लोग इससे। बोरॉन के बाद कौन मिलता है, एल्यूमिनियम, बहुत अच्छा एलिमेंट है कि नहीं है, उनकी तरह है ये। उसके बाद गैलियम है, उसके बाद इंडियम, थैलियम और नियोनियम। उसके बाद देखेंगे सबसे शानदार व्यक्ति कौन है, कार्बन। इसको आप जानते हैं भाई, हम लोग के तो फेवरेट हैं कार्बन, इनके ऊपर तो हम लोग पूरे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत शानदार केमिस्ट्री है। इतनी सब मतलब इतना बेहतर व्यक्ति है कि इसने जितना रिलेशन बनाया है, जितने लोगों को बना दिया है, उतना कोई बना ही नहीं सकता, है कि नहीं है। इसकी मतलब हम कहते हैं कि इसकी तो पूजा करते हैं, है कि नहीं है। पूरी केमिस्ट्री में मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा योगदान है इसका, मरने के बाद भी इसको याद रखा जाएगा, तो ना इतना महान व्यक्ति है ये कभी मर ही नहीं सकता, ये हमारी यादों में जिंदा रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कौन आता है, फिर जर्मेनियम, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, फिर स्टैनम, ठीक है ना, फिर लेड बोलते हैं इसको, और उसके बाद फ्लेवोरियम। उसके बाद यहाँ पे आएंगे 15 नंबर पे, ये देखिए कौन आ गया, देखिए तो ध्यान से कौन है ये, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन सबसे बेहतर व्यक्ति ये भी है ना। कार्बन के बाद ये भी बहुत मस्त आदमी है। देखिए इसमें कुछ लोग ऐसे हैं ना कि मतलब जिनको देखने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग पैदा होती है। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ एंड मॉस्कोबियम। उसके बाद देखिए कौन आएगा, देख रहे हैं, गजब आदमी है, मतलब क्या ही बोला, ध्यान दीजिए। उसके बाद टेलेरियम, पोलोनियम, सेलेनियम और लिबरमोरियम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कौन आने वाला है, फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन से भी ज़्यादा बेहतर कौन है, क्लोरीन। हमें ये बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं है। उसके बाद ब्रोमीन। अब इधर जितने भी आएंगे सब अच्छे वाले आएंगे, ये दो ग्रुप हुआ तो बहुत बेहतर है ना। आयोडीन आ गया, उसके बाद एस्टेनिन और टेनेसिन, ठीक है। फिर इधर देखिएगा देख रहे हैं, हम इनको देख के कितने भी फीलिंग उत्पन्न कर ले, वो थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं प्रेजेंट करेंगे। ये लोग ऐसे लोग हैं, इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये कभी मिलते ही नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि ये हमसे नहीं मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। ये लोग तो जो आएंगे ये लोग मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं कि फिर मन ही नहीं करता है मिलने का। ये लोग जो डी ब्लॉक वाले हैं, इनमें जो है जैसे कि देखिए हम लोग के जो सबसे प्रिय हैं, पहले नंबर पे हाइड्रोजन, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। इसमें हमको बहुत अच्छे ये लगते हैं। इधर आइए, एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया,
क्लोरीन हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया, समझ में आ रहा है। फिर ये थोड़े मिल जाते हैं, ब्रोमीन भी मिल जाते हैं, थोड़े थोड़े आयोडीन भी मिल जाते हैं, ठीक है। इतने लोग हमको अभी तक अपने जीवन काल में मिले होंगे। और डी ब्लॉक में से कुछ लोग मिल जाते हैं, जैसे आयरन मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, तो ये लोग भी प्रॉपरली मिलते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आप लोग कहेंगे हम पार्शियलिटी बतिया रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या करें, जो सच्चाई है वो है, समझ में आ रहा है। तो पहले एक बार हम चाहते हैं कि इसको सही कर लेते हैं। कहाँ पे बताइए। अच्छा, ओल्ड स्टाइल से टेलेरियम पोलोनियम, अभी सही है भाई, लिवरमोरियम, ठीक है, अभी सही है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड एंड फ्लेवोरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ एंड मॉस्कोवियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम, क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन और टेनेसिन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, ऑग्नेनसॉन। इधर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। इतने लोगों को आप याद रखिए, ठीक है ना, भूलिएगा मत, क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट से, ठीक है। जो सच्चाई वो मैंने बता दी, इसलिए अभी कह रहा हूँ कि 2 मिनट का पॉज लूँगा, क्योंकि इसको मिटाऊँ, साफ करूँ, फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा। चलिए, तो अब सबसे पहले 3D सीरीज के एलिमेंट को देखते हैं, दैट मीन्स जो 4th पीरियड में आता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक लिखेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साइंस टीचर, अच्छा इंग्लिश में लिख दें, ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी, ठीक है। और फिर यहीं पे जस्ट आएगा निखिल क्यों जाने, मेरे साथ ही देख लेंगे आप लोग, क्योंकि जो ही हो खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। अब साइंस टीचर से देखिए, साइंस से SC निकाल लीजिए, टीचर से T निकाल लीजिए, वेरी से V निकाल लीजिएगा, मतलब टीचर से TE, क्रूअल से CR, मांगे से MN, फेयर से FE, कॉपी से CO, निकिल से NI, क्यों से CU, जाने से ZN। निकल गया। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी, निखिल क्यों जाने। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी, निखिल क्यों जाने। साइंस से SC, टीचर से TI, वेरी से V, क्रूअल से CR, मांगे से MN, FR से फेयर से FE, कॉपी से CO, निखिल से NI, क्यों से CU, जाने से ZN। निकाल दिए। निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप निकालेंगे नहीं तो फिर काम बनेगा नहीं। तो सबसे पहला ट्रिक पता होना चाहिए, फिर निकालने आना चाहिए। और थर्ड स्टेप में क्या करना चाहिए, इनका फुल नेम याद होना चाहिए, क्योंकि निकाल लिए अब उल्टा सीधा लिख रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे SC का मतलब होगा स्कैंडियम, ठीक है, इसको टाइटेनियम, और इसको बोलते हैं हम लोग वैनेडियम, ठीक है, वैनेडियम। और देखिए क्रोमियम, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, सही बात है, आगे जाके यही दिमाग हिलाएगा। पहले नंबर पे मैग्नीज, फिर ये आयरन, फिर कोबाल्ट, ठीक। ये कौन है, निकिल है, ठीक है, ये है कॉपर, और ये है जिंक, ठीक है। अरे लिख दें भाई, बेहतर है, तो इसका मतलब छोटे में नहीं काम निपटाएंगे, जिंक, ठीक है। और यही से इनका एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिएगा। ये है 21 से स्टार्ट होता है, तो 21, ये फिर है 22, बहुत मज़ा आएगा शुरुआती दौर में, 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखिए कितना आसान है, गिनती बस लिखे हम लोग, हो गया ना। यानी 3D सीरीज जो चलती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, 21 से लेके 30 तक। 3D सीरीज में जो एलिमेंट होते हैं 21 से लेके 30 तक। सीधा सीधा बोला जाए तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम 21, जिंक 30। क्लियर। अब आता है 4D सीरीज। तो 3D सीरीज आप लोगों ने लिख ली होगी, ठीक है। सेव करने वाला ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, है ना, तो इसको मिटाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है ना, स्लाइड चेंज कर देंगे हम, बस यही स्लाइड चेंज करने वाला ऑप्शन रहता है तो टाइम कम जाता, फिर टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, तो फिर हम भी नहीं रुकते तब। 4D सीरीज
4D सीरीज किस ब्लॉक के अंदर है भैया? सॉरी, फिफ्थ पीरियड के अंदर है। फिफ्थ पीरियड है, कोने में ऐसे चिपका दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। 4D सीरीज, 4D सीरीज के लिए ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक पहले पकड़ो, क्या होता है ट्रिक इसका, बता सकते हैं? यार जरा निभाना मौत तक रूठे राहों में थोड़ा सा में और नीचे लिखे, में अगर पड़े अगर कदम, सॉरी अगर पहले आ गया है, फिर अगर पहले आ रहा है, पड़े अगर कदम, ठीक है। कदम किसी का नाम नहीं है, पैर की बात है वो। यार वाई आर, ठीक है ना। जेड आर, एक्चुअल में वाई आर नहीं होता, वाई होता है। निभाना NB, मौत MO, तक TC, रूठे RU, RH, में कुछ नहीं मतलब है इसका, पड़े PD, AG, CD, समझ में आ रहा है? इनमें जो आप जानते हैं इनको बड़े अच्छे से जानते हैं, चांदी है ये, ठीक है। अब देखिएगा, यट्टेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, ठीक, टेक्नीशियम, ये रुथेनियम और रोडियम, ठीक। पैलेडियम बोला तो ये चांदी है ना, सिल्वर। और कैडमियम है ना। नाम हो गया। अब कहानी क्या स्टार्ट होती है कि इनका एटॉमिक नंबर। तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 39 से। बड़े आसान है। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और है कहीं पे, अरे ऊपर लिख दिए हम, 46, 47 और 48, ठीक है ना। ट्रिक के पास एटॉमिक नंबर वो चला गया है, ठीक है, क्लियर। टोटल 10 हैं, देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है भूल गए काठो हम लोग, नहीं, सब 10 हैं। 39 से लेकर 48 तक वैसे भी 10 ही होगा। तो 4D सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है भैया? तो ये होती है Y से, जिसका एटॉमिक नंबर है 39, और कहाँ तक चलती है? चलती है ये कैडमियम तक, जिसका कितना है? 48। क्लियर, याद रख लेंगे, कोई दुविधा नहीं है। चलिए फिर स्लाइड चेंज करते हैं। ये आपको आज के आज याद कर लेना है। 2 बार लिखेंगे, तीसरी बार में अपने आप आंखों के सामने आ जाएगा, ठीक। अब आता है हमारे पास 5D सीरीज, 6th पीरियड 5D सीरीज, ठीक है, 5D सीरीज, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे 5D सीरीज के अंदर क्या कहानी है, इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसका ट्रिक तो बड़ा आसान है ना। ये है ला हफ्ता वरना रेहान, देखिएगा डायरेक्ट वही आ जा रहा है, वरना रेहान उसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ट्रिक है, आप मत हंसिएगा इस पे, हंसेंगे, ठीक है। अब मेनली ला से LA, हफ्ता, देखिए 2 है, हफ्ता, तो यहाँ पे निकालिएगा, वही ना, निकालने वाला बड़ा टिटिम्मा है इसमें। ला हफ्ता, वरना से कुछ नहीं है, केवल W है। रेहान RE, उसामा भी लादेन नहीं है, OS, इरफान IR, पीटेंगे, क्या निकलेगा यहाँ से? PT, और AU, इसको भी आप जानते हैं, सोना है ये, है ना। हंसेंगे HG, पारा, इसको भी और अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे लिए बड़े जानकार लोग हैं, मतलब इनको भी हम जानते हैं। अब ला से क्या होता है? लैंथेनम,
लैंथेनम, हाफनियम, हाफने वाला नहीं है, हाफनियम नाम है, टेंटेरम, ठीक है, टेंटेरम, वारंगस्टन, इसी को हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट टंगस्टन लिख देते हैं। वॉल्फ्रेमम एक्चुअल में उसका नाम होता है, वारंगस्टन नहीं होता है, मैंने मिला दिया उसी में, टंगस्टन होता है, ठीक है। और इसको भी आप जानते हैं बल्ब के अंदर लगा रहता है, टंगस्टन, ठीक है। वैसे डब्लू है तो वॉल्फ्रेमम नाम होता है इसका, और आर से क्या होता है, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ठीक है, इरिडियम। और ये देखिए पीटेंगे से प्लेटिनम, ये तो सोना है, डायरेक्ट गोल्ड लिख दीजिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं। और हम लोग पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बेचारे जन पे नहीं करते, सोना एक एलिमेंट होता है, और कह के सब बर्बाद कर देते हैं हम लोग को, सोना हम पहचान ही नहीं पाते हैं। और ये है मरकरी, ठीक है, मरकरी, क्लियर है, शुद्ध हिंदी पारा है इसका, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। बोर्ड के चक्कर में मैंने कैमरे को ध्यान ही नहीं दिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये 6th पीरियड, अरे मतलब मैंने देखा ही नहीं, आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे होंगे। तो ये प्लेटिनम, ऑरम और मरकरी, क्लियर है, यहाँ तक है। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे अभी तक आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, हाँ या ना, से इसके पहले तो आप लोग बहुत फटाक से कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, चेंज। जैसे आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 57, क्या लिखेंगे, 57, और जस्ट इसके बाद 72, अब 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, और यहाँ पे हो जाएगा 80। रुक जाइए, कॉल आ गया, एक सेकंड पॉज करिएगा, माफ़ी चाहूँगा, फ़ोन आ गया है हमारे सर का। अब यहाँ पे हम आगे की ओर कहानी बढ़ाएं मिलनी। तो 57 के बाद मैं यहाँ 80 तक पहुँच गया हूँ, लेकिन आप लोग यहीं पे रुके हुए हैं अभी तक, आप लोग आगे बढ़े नहीं। आप लोगों के मन में जो ही यहाँ पे इतना बड़ा गैप आया, आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि 57 से 72 कैसे आया। तो इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या, एक्चुअल में यहीं से कहानी चेंज होती है, यहीं से निकला हुआ है एफ ब्लॉक, समझ में आया, यहीं से क्या निकल के चला गया है, एफ ब्लॉक। यानी एफ ब्लॉक कहीं और से नहीं आया, डी ब्लॉक को फाड़ के निकला हुआ है, समझ पा रहे हैं। एफ ब्लॉक देखिए 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 किस तरह, यहाँ से पूरा पूरा अभी तक सब शानदार चल रहा था, लाइन से चल रहा था। यहाँ पे इसने क्या किया, जो ही 6th पीरियड में हम एंट्री मारते हैं, जो ही हम क्या बोलते हैं 6th पीरियड में पहुँचे, 5D सीरीज के अंदर पहुँचते हैं, एंट्री मारते हैं, त्यों ही लैंथेनम से तुरंत निकल जाता है एफ ब्लॉक, समझ में आ रहा है। यानी इसके पास कोई और ग्रुप नहीं है, ये किस ग्रुप को लेके बैठा हुआ है, डी के ग्रुप को। डी के कौन से ग्रुप को, देखिए ये कौन सा ग्रुप होगा, तीसरा, अभी हमने लिखवाया तीसरे से स्टार्ट होता है, तीसरे ग्रुप से निकल के ये पहुंच गया है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप एफ ब्लॉक का ग्रुप पूछेंगे तो हम 14 ग्रुप जो बताते हैं एक्चुअल में बेवकूफ़ बनाने के लिए, ले दे के बात ये है कि वो 3rd ग्रुप से निकले होते हैं और 14 तो घर अकेले बनाए होते हैं, समझ में आ रहा है। एक्चुअल में ये डी ब्लॉक का बंटवारा हुआ है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे भारत से ही पाकिस्तान टूट के निकला है, तो वही है पाकिस्तान, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है। मैं कंपैरिजन ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे पता है कि थोड़ा सा समझ रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए म्यांमार और भूटान समझ लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। मेनली कि इंडिया है तो इंडिया से निकला है म्यांमार और भूटान, ठीक है। अब इसको हम इंडिया भी कहेंगे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसको क्या कहूँ, ठीक है। चलिए अपने ही है, ले देके, इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उत्तराखंड है, उसी से निकला हुआ है ये उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश कहूँगा तो मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो फीलिंग थोड़ी सी अलग हो जाएगी, क्योंकि अब ब्लॉक इतना भी सगा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं इसको, और इसको इंडिया बोल रहे हैं तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से। ले दे के छोड़िए, जाने दीजिए। इनको हम किसी और देश में लेके जाएं तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ी समस्या है। पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान लेके चलेंगे तो थोड़ा बहुत पूरा दुश्मनी टाइप में फील होगा ना, मतलब डी ब्लॉक हमको हमारे सामने जो ही आएंगे तो ही फील आएगा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान मतलब फीलिंग अलग हो जाएगी, समझ में आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं वो, चलिए जाने दीजिए, देश का नाम नहीं लेंगे हम लोग,
ठीक है ना, देश उसका नाम है। और अंदर लेके चले आ रहे हैं तो भी दिक्कत है ना, जैसे उत्तराखंड अगर मैं बोल दूँ इसको तो उत्तर प्रदेश, तो एफ ब्लॉक को हम उत्तर प्रदेश बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अब इतना भी एफ ब्लॉक हमारा सगा नहीं हो पा रहा है। और अगर हम इंडिया पाकिस्तान ले रहे हैं तो इतना भी अच्छा नहीं है कि हम इसको इंडिया और पाकिस्तान के रूप में कंपेरिजन करें। मतलब हम बोल दें कि डी ब्लॉक हमारा इंडिया है, समझ पा रहे हैं, तो इंडिया तो मतलब जान है हमारी। अब भाई इतना भी हमसे पहचान नहीं हुई है कि नहीं है, तो ले दे के हम नाम ही नहीं लेंगे, टाइम पास करना बंद करते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया होगा मेनली क्या है कि 57 से 72 के बीच में 14 लोग निकल के अपना अलग घर बना लिए हैं, समझ में आ रहा है। और ये हैं एफ ब्लॉक के, ठीक है, ये 14 लोग हैं टोटल 57 से 72। अगर आप 72 में से 57 माइनस करेंगे तो 14 आंसर मिलेगा। इससे आपको ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि 14 लोग निकले हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला सीरीज देख लेते हैं। ये तो 6th पीरियड का 5D सीरीज हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा सीरीज, 6D सीरीज, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अरे हम लोगों ने लिखा ही नहीं इन सबका नाम है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। मेनली हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लैंथेनम है 57, कॉमा लगा दीजिएगा, लिखिएगा हाफनियम से स्टार्ट हो रहा है 72 और लास्ट पारा तक पहुँचा है। पारा तक कितने पे पहुँचा है बताइए जल्दी, पारा पे पहुँचा है। लास्ट हमारा क्या था, मरकरी था, ठीक है ना, कितना था 80 था, आप देखिएगा, ठीक है ना, कितना था 80। अब अगले नंबर पे आते हैं 7th पीरियड में। 7th पीरियड यानी 6D सीरीज, इसको निपटाना बहुत ज़रूरी है। इसका ट्रिक बता सकते हैं आप लोग, इसका ट्रिक है ऐसे रूफ दोबारा सजाओ भैया हंसना मत, ठीक है भाई, ऐसे रूप दोबारा सजाओ भैया हंसना मत, दास राजू सोचेंगे। दास राजू सोचेंगे। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं ये बताइए। सोचेंगे की जगह पे आप क्या सोच रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन है क्या कि सोचेंगे नहीं होगा, कहेंगे लगा दें, चलिए ठीक है कहेंगे लगा देते हैं, ज़्यादा ठीक लगेगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे वही लगा देंगे। ट्रिक अपने घर का है, कौन सा क्या बोलते हैं IPSC ने दिया हुआ है कि नहीं, मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे के लिए AC, रूफ RF, दोबारा DB, सजाओ SG, भैया BH, हंसना HS, MT, ठीक है ना, मत के लिए MT, दास के लिए DS, राजू RG और इसके लिए कहेंगे के लिए CN। इसमें जितने भी आपको मिलेंगे सब इंटरनेशनल नेम है, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के जो नाम होते हैं वैसे नाम है इनके। एक्टेनम, सुनते बस जाइए आप, रदरफोर्डियम, देख पा रहे, देखिए नमुआ बस इनका देखिए, गजब। अब बहुत स्ट्रेट नाम है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ नाम है। रदरफोर्डियम, डुबनियम, ठीक है, डुबनियम, सीबॉर्जियम, वोरियम, हैस्मियम, मिटनेरियम, डर्मस्टेडियम, स्टेडियम है, ये क्या है RG है, रोइंटजीनियम, कॉपरनीशियम, एकदम स्टैंडर्ड लेवल के नाम है, बहुत अच्छा लगता है, लेने पे सुकून मिलता है, इतने अच्छे नाम है, बस आते नहीं है, यही प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतना नोट करिए, एक सेकंड पॉज करिएगा। चलिए देखिएगा, एक्टेनम एटॉमिक नंबर तो लिखना भूल गए थे, तो 89, 89 के जस्ट बाद 104, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आप समझ जाएंगे, समझदार हैं आप लोग, ठीक है, काटने का कोई मतलब नहीं है। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, फिर से थर्ड ग्रुप से 14 लोग फिर निकल के एफ ब्लॉक में चले गए, ठीक है। वहाँ पे लैंथेनम से निकले थे तो उनको मतलब लैक्टेनम से निकले थे तो उनको लैंथेनम सीरीज बोलते हैं। यहाँ से एक्टेनम से निकले हैं, है ना, तो एक्टेनम सीरीज बोलेंगे। एफ ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। जब एफ ब्लॉक आएगा तो याद रखिएगा कि 89 से निकला है और 57 से निकला है, ठीक है। तो यहाँ से भी एफ ब्लॉक निकल के जाएगा नीचे, ठीक है। मैं चाहता नहीं कि आउज गाउज हो, इसीलिए एफ ब्लॉक को नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, पहले डी ब्लॉक के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब कहानी में ये आ गया कि हमारे सामने आया है सबसे पहले एक्टेनम AC, जिसका एटॉमिक नंबर है 89। फिर दूसरे नंबर पे हमारे सामने यहाँ पे स्टार्ट हुआ, देखिए कहाँ पे गया, रदरफोर्डियम। ये रदरफोर्डियम से स्टार्ट हुआ, रदरफोर्डियम कितने पे है, 104 पे है, और कहाँ तक गया है, तो कॉपरनीशियम तक गया है, जिसका एटॉमिक नंबर 112। तो ये हमारे पास 6D सीरीज के लोग हैं, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे तो बहुत कृपा होगी। ये पूरा का पूरा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। वैसे पूरा नाम याद रख लेंगे तो और अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के लिए, नहीं तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज का काम ये रहा कि आपने बेसिक तो समझ लिया, इनको याद करना। जब आप इनको याद करके कल मिलेंगे तो फिर हम लोग इनके आगे के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, मज़ा आएगा चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पेंट करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।